हेलो स्टूडेंट, रेडियो फार्मास्यूटिकल एंड कॉन्ट्रास्ट मीडिया, ये 4th यूनिट है आपकी। 5th यूनिट आपकी है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो जो आपकी 4th यूनिट है रेडियो फार्मास्यूटिकल एंड कॉन्ट्रास्ट मीडिया, इसके मैंने आपको वीडियो और नोट्स दोनों ही आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। क्वालिटी कंट्रोल के बारे में मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं, ठीक है। तो एक स्टूडेंट का मेरे पास अभी 1-2 दिन पहले कॉल आया था, मैम रेडियो फार्मास्यूटिकल जो यूनिट है उसमें से कितना आएगा, कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और कैसे आपको लिखने हैं एग्ज़ाम में, वो सारा मैं यहाँ पे क्लियर करा दूँगी। तो स्टूडेंट, जो आपका रेडियो फार्मास्यूटिकल एंड कॉन्टेक्स्ट मीडिया वाली जो यूनिट है, इसमें से आपको ओनली 6 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। डेफिनेटली इसी में से आपके क्वेश्चन फंसेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर रेडियो फार्मास्यूटिकल गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो आपको इसमें रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या होता है इसकी डेफिनेशन लिखनी है और अल्फा पार्टिकल्स के आपको कैरेक्टर लिखने हैं। तो मैंने रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की जो वीडियो थी वो बना के सेंड कर दी है। अगर उसमें कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप मुझे पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, वेरियस एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटॉप। तो रेडियो आइसोटॉप्स की आपको यहाँ पे क्या करना है कि एक डेफिनेशन लिखनी है, उसके एप्लीकेशन यूजेस लिखने हैं और एक तो एग्जाम्पल लिख देने हैं रेडियो आइसोटॉप के। तो मैं आपको समझा दूँ कि रेडियो आइसोटॉप पर जो क्वेश्चन आएगा तो आप उसे किस तरीके से लिखेंगे, उसका आंसर कैसे देंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, अगर आपका रेडियो आइसोटॉप पर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम इसका अदर नेम होता है रेडियो न्यूक्लियाई या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, या इस तरीके से भी बोल सकते हैं रेडियो न्यूक्लियाइड आइसोटॉप या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड आइसोटॉप्स। इस तरीके से किसी भी प्रकार की नोट्स या डेफिनेशन आपको लिखने की आ जाए तो आप घबराइएगा मत। रेडियो आइसोटॉप्स की यही डेफिनेशन आपको लिखनी है, आर नेचुरल अकरिंग और आर्टिफिशियली क्रिएटेड रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स ऑफ ए केमिकल एलिमेंट यूज्ड इन मेडिकल थेरेपी बायोलॉजिकल रिसर्च। मतलब जो हमारे रेडियो आइसोटॉप हैं या तो ये नेचुरली अकरिंग होते हैं या आर्टिफिशियली क्रिएटेड होते हैं केमिकल एलिमेंट्स से, जो यूज़ किया जाता है मेडिकल थेरेपी में और बायोलॉजिकल रिसर्च। ये एक डेफिनेशन इस तरीके से भी लिख सकते हैं रेडियो आइसोटॉप्स पर, अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटॉप आर रेडियो आइसोटॉप। जो अनस्टेबल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम रेडियो आइसोटॉप्स बोलते हैं। और क्या करते हैं, आइसोटॉप करते हैं जो आपके एटम्स होते हैं उनके न्यूक्लियस में से इमिशन करते हैं, जो आपके अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स होते हैं उनका इमिशन करते हैं इनटू अदर आइसोटॉप ऑफ द सेम ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फॉर रेडियो आइसोटॉप्स। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रेडियो आइसोटॉप्स का, तो मैं एक बार हिंदी में भी समझाने की कोशिश करूँगी। उन एटम्स को बोलते हैं रेडियो आइसोटॉप जिनके नाभिक मतलब न्यूक्लियस अपनी अतिरिक्त ऊर्जा के कारण अनस्टेबल होते हैं। ये रेडियो आइसोटॉप्स या तो अपनी एनर्जी को गामा रेडिएशन के रूप में निकालते हैं, या आप अल्फ़ा पार्टिकल्स के रूप में या बीटा पार्टिकल्स के रूप में निकालते हैं, या अपनी एनर्जी को अपने ही किसी इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं जिससे वह एटम से निकल जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, रेडियो आइसोटॉप बोलते हैं। ठीक है, इतनी सी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपको तैयार कर लेनी है। इस तरीके से आपको इसका यूज़ लिख देना है, यूज़ ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स, मतलब कहाँ कहाँ इसका रेडियो आइसोटॉप्स का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन में इसका यूज़ किया जाता है, रेडियोथेरेपी में इसका यूज़ किया जाता है, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक में इसका यूज़ किया जाता है, रिसर्च एप्लीकेशन में इसका यूज़ किया जाता है और एनालिटिकल एप्लीकेशन में इसका यूज़ किया जाता है। और 1-2 एग्जाम्पल लिख देना है इसके, डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन में इसका क्या यूज़ है। तो देखिएगा आपका ये फास्फोरस 32 क्या होता है, एक सोडियम फॉस्फेट इज एम्प्लॉय द डायग्नोस्टिक मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म स्पेशली दोज अफेक्ट आई ऑर्गन एंड स्किन। इसका जो फास्फोरस 32 का जो यूज़ किया जाता है वो आपकी कैंसर डिसीज़ जो होती है उसको ट्रीट करने के लिए, स्पेशली इसका यूज़ आई और जो स्किन वगैरह होती है इसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इतना लिखना ना। फिर आता है आपका क्रोमियम।
एक दो एग्जाम्पल ही लिख देना, या फास्फोरस का लिख देना, या क्रोमियम का लिख देना, या कोबाल्ट का, जो आपको इजी लगे वही आपको याद करके लिख देना। तो क्रोमियम का लिख देना, क्रोमियम 51 का क्या होता है, सोडियम क्रोमेट एम्प्लॉयड इज इन द form of sterile solution is used level red blood cells of the red cervical and the red सेल वॉल्यूम कैन बी मेजर। जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं उनको मेज़र करने में क्रोमियम 51 का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल लिखने हैं। रेडियोथेरेपी में लिख देना, इसका एग्जाम्पल लिख देना I-131 आयोडीन का किस में यूज़ किया जाता है। तो देखिए थायराइड के जो आपकी थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसको ट्रीट करने में इसका यूज़ किया जाता है। और ये जो आपका कोबाल्ट 60 है, जो इसका जो यूज़ किया जाता है ट्यूमर का गामा किरणें जो विकिरण के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ट्यूमर जैसी रिलेटिव डिसीज़ को थेरेपी करने में या रेडियोथेरेपी में इसका यूज़ किया जाता है। एक दो एग्जाम्पल लिख देना बस। फिर आता है आपका स्टेरिलाइजेशन में भी आपका एक एग्जाम्पल लिख देना कि कोबाल्ट 60 जो आपका रेडिएशन सोर्स ऑफ द स्टेरिलाइजेशन ऑफ द गामा रेडिएशन ऑफ डिस्पोजल सिरिंज कैथर एंड सर्जिकल ड्रेसिंग एंड अदर सर्जिकल मटेरियल्स। ठीक है, इतना इसमें लिख देना। फिर आपका आता है रिसर्च एप्लीकेशन। रिसर्च एप्लीकेशन में कार्बन 14 मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड लेवल विद कार्बन 14 आर यूज्ड इन द रिसर्च। जो इसका जो कार्बन 14 का जो यूज़ किया जाता है वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उनको रिसर्च करने में यूज़ किया जाता है। आयोडीन का आपको पता ही है 131 का किस में यूज़ किया जाता है, आपका वही यूज़ किया जाता है थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम में ठीक किया जाता है। फिर आपका एनालिटिकल आएगा, एनालिटिकल में आप लिख देना रेडियो आइसोटोप्स आर वैल्यूएबल फॉर एनालिटिकल पर्पस स्पेशली व्हेन डीलिंग विद वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना। देखिए दो क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। अब थर्ड क्वेश्चन आता है आपका डिफाइन रेडियो एक्टिविटी, गिव द टाइप ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो आपको यहाँ पे क्या करनी है, रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन लिखनी है और उसके टाइप्स के बारे में बताना है। तो देखिए स्टूडेंट, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। तो रेडियो एक्टिविटी इज़ ए स्पॉन्टेनियस एंड कॉन्टिन्यूस इमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा रेडिएशन फ्रॉम द सब्सटेंस। तो रेडियो एक्टिविटी क्या है, एक स्पॉन्टेनियस सब्सटेंस है जो हमारा कंटिन्यूस इमिशन करता है अल्फा बीटा गामा रेडिएशन का। इट इज़ कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं इसको एक इजी वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपको सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी के बारे में तीन चीज़ें याद रखनी है। स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ गामा और बीटा एंड इमिशन ऑफ अल्फा और बीटा एंड गामा और फ्रॉम न्यूक्लियस एंड अनस्टेबल न्यूक्लियस। मतलब ये तीन चीज़ें आपको याद करनी हैं। स्पॉन्टेनियस मीन्स होता है कि जो अपने आप ही रेडिएशन का इमिशन करते हैं उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। इमिशन मतलब अल्फा या बीटा पार्टिकल्स दोनों में से एक का इमिशन होता है एंड गामा। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अल्फा और गामा या बीटा और गामा रेडिएशन का इमिशन होता है। कभी भी अल्फा और बीटा जो पार्टिकल्स होते हैं इनका एक साथ इमिशन नहीं होता है, और जो इनका रेडिएशन का जो इमिशन होता है वो एटम के न्यूक्लियस से इमिशन होता है और ये अनस्टेबल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो इनका इमिशन होता है। ठीक है, अब ये अपने आप को इतना ही काफ़ी है। फिर हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो ये कितने टाइप के होते हैं, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी होते हैं और एक आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी होते हैं। तो नेचुरल जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, इट इज़ ऑब्जर्व स्पॉन्टेनियस एंड कंटिन्यूसली विद आउट एक्सटर्नल इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल रेडियम कि जो होते हैं अपने आप ही नेचुरली ऑब्जर्व होते हैं ये, और कोई भी एक्सटर्नल इफोर्ट नहीं होता है, विद आउट एक्सटर्नल इफोर्ट। इट इज़ कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। आर्टिफिशियल कौन से होते हैं, इट इज़ कॉल्ड इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी। जो रेडियो एक्टिविटी को इंड्यूस करते हैं उनको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। एंड प्रोड्यूसेस बाय बॉम्बार्ड ऑफ हाई वेलोसिटी पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। फिर हम इसका मेजरमेंट लिख देंगे कि फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग आर यूज। तो इनका
जो यूज़ है आयनाइजेशन चैम्बर, गीगर मुलर काउंटर, इंटिलेशन काउंटर, प्रोपोर्शनल काउंटर, ऑटो रेडियोग्राफी काउंटर, ये इसके क्या हैं, रेडियो एक्टिविटी के मेजरमेंट हैं। तो गीगर मुलर काउंटर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही आप तैयार करना है। सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी का तैयार हो गया है कि आपको डेफिनेशन लिखनी है और टाइप्स लिख लेने हैं। फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन है आपका, कंपेयर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फा बीटा गामा रेडिएशन। अल्फा बीटा गामा रेडिएशन का डिफरेंस या कंपेयर हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपको लिखना है यहाँ पर इसका आंसर। ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो बुक है इसमें आपका ये वाला आंसर दे रखा है, इसमें से आप देख करके लिख लेना, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन का आंसर। तो मैं यहाँ पे समझा देती हूँ एक बार फिर से। अल्फ़ा इस तरीके से हम लिखेंगे, कंपेयर प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फ़ा बीटा रेडिएशन का। तो व्हेन अल्फ़ा पार्टिकल इज़ इमिटेड, ये क्या करते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स का इमिट करते हैं। एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज़ बाय 2 और मास नंबर डिक्रीजेज़ बाय 2। इसमें मतलब सेम एटॉमिक नंबर और जो मास नंबर है 2 का डिक्रीज़ होते हैं, 2 ही नंबर इनके डिक्रीज़ होते हैं। इट इज़ कॉल्ड अल्फ़ा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स वो होते हैं व्हेन बीटा पार्टिकल्स इज इमिटेड, जिसमें से बीटा पार्टिकल इमिटेड होते हैं। इट इज़ कॉल्ड बीटा पार्टिकल्स। द एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज बाय 1 एंड मास नंबर इज़ नॉट चेंज। जो आपका एटॉमिक नंबर होता है उसमें किसका इंक्रीज़ होता है, 1 का, और जो मास नंबर होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। इट इज़ कॉल्ड बीटा पार्टिकल्स। गामा रेडिएशन क्या होती हैं ये वो रेडिएशन होती हैं जिसमें गामा रेडिएशन का इमिशन होता है। इट इज़ कॉल्ड गामा रेडिएशन। देयर इज़ नो चेंज इन एटम्स और मास नंबर। इनके जो मास नंबर है और जो एटम नंबर है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। इट इज़ कॉल्ड गामा रेडिएशन। फिर सेकंड लिखेंगे हम इसका अल्फ़ा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। जो हमारे अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं उन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इट इज़ कॉल्ड अल्फ़ा पार्टिकल्स। इस पर क्या होता है हमारा, देयर हैव पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव। इस पर क्या होता है, जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं उन पर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही चार्ज होते हैं। दे डू नॉट हैव चार्ज वट हैव एनर्जी। इनके पास क्या होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है, इनके पास ओनली एनर्जी होती है। इट इज़ कॉल्ड गामा रेडिएशन। इनकी जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं इनकी जो पेनिट्रेशन पावर जो होती है, पेनिट्रेशन पावर मतलब होता है छेदने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, लो होती है। और इनकी जो पेनिट्रेशन, जो बीटा पार्टिकल्स होती है इनकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो अल्फ़ा पार्टिकल्स से ज़्यादा होती है। और जो गामा पार्टिकल्स होते हैं इनकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है इज़ मोर देन अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा पार्टिकल से ज़्यादा होती है और बीटा पार्टिकल से कम होती है। इट इज़ कॉल्ड गामा रेडिएशन, ठीक है। फिर क्या होता है, आयनाइजेशन पावर इज़ वेरी हाई। जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं इनकी आयनाइजेशन जो पावर होती है बहुत हाई होती है। और इनकी जो आयनाइजेशन पावर जो होती है वो कैसी होती है, बीटा पार्टिकल्स की जो आयनाइजेशन पावर होती है वो अल्फ़ा पार्टिकल्स से कम होती है। और गामा रेडिएशन की जो आयनाइजेशन जो पावर होती है वो बहुत ही कम होती है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन दे रखा है, ये आप पूरा क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इतना ही लिखना है इसमें। फोर्थ क्वेश्चन आता है आप नहीं, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द रेडियो ओपेक्यू और राइट प्रॉपर्टीज़ यूज एंड स्टोरेज कंडीशन ऑफ बेरियम सल्फेट। तो रेडियो ओपेक्यू क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ के बारे में लिखना है, और बेरियम सल्फेट जो आपका कंपाउंड है उसके बारे में आपको लिखना है। तो समझा देती हूँ एक बार फिर से कि रेडियो ओपेक्यू क्या होता है। रेडियो ओपेक्यू जो होते हैं आपके, रेडियो ओपेक्यू जो होते हैं कॉन्टेक्स्ट मीडिया, एक्सरे कॉन्टेक्स्ट मीडिया के नाम से भी जानते हैं हम। तो इसमें आपको डेफिनेशन लिखनी है, द सब्सटेंस विच हैव अ कैपेसिटी टू प्रिवेंट पॉसेज ऑफ एक्सरे एंड हेंस ओपेक्यू ऑन एक्सरे एग्जामिनेशन आर कॉल्ड रेडियो ओपेक्यू सब्सटेंस। द मीडियम विच गिव्स दिस टाइप्स फिनोमिना कॉल्ड रेडियो ओपेक्यू कॉन्टेक्स्ट मीडिया। मैं आपको थोड़ा हिंदी में आपको यहाँ पे समझा देती हूँ कि क्या है, इसका यूजेस क्या है। तो एक्सरे फिल्म पर दिखने वाली डिफरेंट पार्ट्स की ब्लैकनेस या वाइटनेस को हम ऑप्टिकल डेंसिटी में मापते हैं।
एक्सरे फिल्म पर दिखने वाले इस वाइट पार्ट की ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है तथा ब्लैक की जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो अधिक होती है, क्योंकि वह ज़्यादा एक्सरे फोटोन पहुंचते हैं और जो एक्सरे फिल्म को ब्लैक कर देते हैं एक्सरे फिल्म को ब्लैक कर देते हैं। गामा रेज फिल्म पर स्थित जो डिफरेंट पार्ट की ऑप्टिकल डेंसिटी में डिफरेंट ही कॉन्ट्रास्ट कहलाता है। यह कॉन्ट्रास्ट ही एक्सरे फिल्म पर स्थित दो अलग अलग बॉडी पार्ट्स की इमेज में अंतर करता है। लेकिन कई बार हमारी बॉडी में इस एक्सरे बीम में कोई कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न नहीं होता है, नहीं कर पाती है, जिससे कॉन्ट्रैक्ट जो सब्जेक्ट कहते हैं, क्योंकि बॉडी में पास पास स्थित दो बॉडी ऑर्गन्स की डेंसिटी में डिफरेंस बहुत या तो बहुत कम आएगा या बिल्कुल ही दिखाई नहीं देगा, जिससे जो उससे निकलने वाली एक्सरे बीम एक जैसी होती हैं। इसमें कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं होता है। ये धमनी, जो आपकी धमनी वेन्स वगैरह होती हैं, एक्सरे में दिखाई दें, इसके लिए हमें कोई हाई एटॉमिक नंबर का जो सब्सटेंस भर देते हैं, जिससे ये इसके पार जाने वाली एक्सरे बीम में से कुछ एक्सरे एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे एक्सरे फिल्म पर उस भाग में एक्सरे फोटोन की संख्या कम होने से वहाँ बॉडी पार्ट में उत्पन्न इस कॉन्ट्रास्ट से जो एरिया अलग दिखाई देगा। इस प्रकार किसी ऐसी बॉडी पार्ट में जहाँ कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं उत्पन्न होता है, वहाँ कुछ केमिकल को रखने से कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न किया जा सकता है तथा ऐसे केमिकल को हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया कहते हैं। कभी कभार क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया कम या ज़्यादा एटॉमिक नंबर के वो पदार्थ होते हैं जो एक्सरे एग्जामिनेशन के दौरान किसी ऑर्गन की डेंसिटी में चेंजेस कर देते हैं। इट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया या एक्सरे। इसकी डेफिनेशन आप याद कर लेना, ठीक है। फिर इनकी आइडियल प्रॉपर्टीज़ का याद कर लेना। इट शुड बी प्रिवेंट ऑफ द पासेज ऑफ द एक्सरे, इट शुड बी हैव ए एडेप्टिव रेडियो ऑपेसिटी, इट शुड बी स्टेबल। ये इस तरीके से ये इसमें ईजी दे रखा है, इसमें से आप याद कर लेना। फिर आप बेरियम सल्फेट के बारे में पढ़ लेना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेरियम सल्फेट का BaSO4 होता है और इसका सिनोनिम्स क्या है, बेरियम मील है, बेरियम मील, ठीक है। प्रिपरेशन देख लेना आप इसकी, बेरियम सल्फेट की जब H2SO4 से कराते हैं, बेरियम क्लोराइड की सॉरी H2SO4 से कराते हैं तो आपका क्या बनता है, बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेना। ये क्या होते हैं, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वाइट होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं और बल्की पाउडर होते हैं, इनसॉल्युबल वाटर होते हैं। ये GIT में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। इट्स सॉल्युबल कंसनट्रेटेड H2SO4, मतलब ये सॉल्युबल होते हैं H2SO4 में। फिर इसकी जो हमें डोज दी जाती है वो गिवन की जाती है 2 से 400 ग्राम औरली की जाती है। इसके यूजेस पर लेना, एक्सरे एग्जामिनेशन और एलिमेंट्री कैनाल में इसका यूज़ किया जाता है। औरली ऑफ द एनीमिया फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ क्लोन, यूज़ ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द बेरियम सल्फेट